हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इफ इट गेट पॉसिबल वी विल लेट यू नो। लास्टली, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ IMF एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इस क्वेश्चन को आप GS2 के सिलेबस इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस क्वेश्चन की रेलेवेंस क्यों है। क्योंकि इस तरह के टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यह क्वेश्चन 2013 मीन्स एग्जाम में पूछा गया था, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में बात हुई थी, उन्हें कंपेयर करना था। उस समय यह इंस्टीट्यूशन जरूर ही न्यूज में रहे होंगे, लेकिन हमें इस बात से गाइडेंस मिलती है कि यह इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि IMF के रोल के बारे में बताइए और उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। क्वेश्चन को पढ़कर इसका कंटेक्स्ट हमें समझ में आ जाता है। ब्रॉड थीम IMF के बारे में बात हो रही है और इसके रोल्स और इम्पोर्टेंट फीचर्स को हमें लिस्ट आउट करना है। काफ़ी सिंपल है, स्टैटिक है, फैक्चुअल है। इसका कंटेंट हमें आसानी से वेबसाइट्स, अपनी मैगजीन्स और अपने नोट्स के अंदर तो मिल जाना चाहिए। कि इस तरह के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इनके मैंडेट, इनके फंक्शंस के बारे में कंसाइज नोट्स होना काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रो की शुरुआत आप IMF कब फाउंड हुआ उससे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसके प्राइमरी पर्पस क्या है, इसके क्या गोल्स हैं और ये किस तरह से फंक्शन करता है, इन्हें ब्रीफ में आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात हो रही है, सो वी विल मेक श्योर कि हम वो सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखें जिनके बारे में हम IMF का जिक्र होगा तो उनके बारे में भी जिक्र जरूर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एंड देन आप कंक्लूजन दे सकते हैं, और कंक्लूजन आप कैसे भी दे सकते हैं क्योंकि डिस्कस यहाँ पर कीवर्ड है, इसलिए आपके पास रिलेटिव फ्रीडम है कि आप इसका कंक्लूजन कैसे भी दे सकते हैं। फाइनली आज का GS4 का क्वेश्चन देखते हैं। यह एक केस स्टडी है जो एथिक्स के अंदर आती है, इसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। बात हो रही है एक स्टेट की जहाँ पर पहले से ही काफ़ी प्रोहिबिशन लागू किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर लीकर की प्रॉब्लम है, शराब की प्रॉब्लम है। इलीगली बनाई गई इस लीकर को इस स्टेट के लोग काफ़ी कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी डेथ होती है, और इसके अलावा काफ़ी दूसरी दिक्कतें भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। और आप इस स्टेट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर तैनात किए जाते हैं। अभी तक इस प्रॉब्लम को लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखा जाता था, मतलब ठीक से रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता था और उसकी वजह से जो भी इस चीज़ के अगेंस्ट जाकर रूल्स को तोड़कर इलीगल लीकर के अंदर इंडल्ज होता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी, रेड मारी जाती थी, अरेस्ट किया जाता था, पुलिस केसेस किए जाते थे। पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इन सब चीज़ों का बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इन सब चीज़ों को करने के बाद भी लीकर प्रॉब्लम पहले की तरह ही सीरियस है।
आप इंस्पेक्शन पर जाते हैं और आपको पता चलता है कुछ पार्ट्स डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर यह प्रॉब्लम बहुत अच्छे से फैल रही है, वो एरिया हर डायमेंशन से बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली भी, इंडस्ट्रियली भी और एजुकेशनली भी। वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत बैडली अफेक्टेड है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छे से। कम्युनिटीज़ आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं जिसकी वजह से लीकर की प्रॉब्लम को और बढ़ावा मिलता है। और फिर गवर्नमेंट ने भी कभी अपना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस प्रॉब्लम को, इस जगह की प्रॉब्लम को सही करने के लिए, और ना ही किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ के लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव किया। ऐसे में आप ऐसी कौन सी नई अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे जिससे कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में किया जा सके? क्वेश्चन पढ़कर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर नई अप्रोच के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर आपको इनोवेटिव तरीके निकाल कर बताने होंगे जिसकी वजह से इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। इस तरह के क्वेश्चन में आप नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर डिमांड नई अप्रोचेस की बात हो रही है। क्वेश्चन को पढ़कर कुछ हिंट्स मिलती हैं कि ये एरिया इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ मेजर्स दे सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स हम मेजर में दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी करंट अफेयर्स के अंदर चीज़ें पढ़ते हैं उनसे सोचकर, समझकर इनोवेटिव मेजर्स को निकालने की कोशिश करिए जिससे कि यह आंसर बहुत इजीली अटैम्प्ट हो जाए और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आ जाए। इसे जितने डायमेंशन से आप टैकल कर सकते हैं वो सारे डायमेंशंस को सोचिए और उनके बारे में लिखिए। इस आंसर को कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है, उनकी हिंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइन्स के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।